हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आज दोस्तों हम जीके के जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसको शुरू करते हैं। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर दी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? तो सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न रहता है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। इसमें जो ऑप्शन लगाते हैं हम भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष, बट इसका राइट आंसर जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डीप में बता लेता हूँ कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो क्यों बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों के बीच, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, उसके बीच में कुछ कोई विषय होता है, उसके ऊपर जब गतिरोध होता है। तो जो इसकी अध्यक्षता होती है वो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद आर्टिकल जो हमारा 118 है उसके तहत। और अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता, और अगर वो भी अनुपस्थित रहते हैं तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। याद रखिए कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है तो वो इसकी जो है वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये आपका आंसर मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा और इसको आप अच्छे से याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का बिस्मार्क कौन था? हु वॉज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? अब जो बिस्मार्क के चांसलर बिस्मार्क थे, उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। एकीकरण में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, इसीलिए जो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको भारत का बिस्मार्क माना जाता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत देश में बहुत सारी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने ये कहा कि कोई भी रियासत जो है वो भारत में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है, तो जो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। पर ये स्वतंत्रता जो थी वो भारत के एकीकरण के लिए, जो हमारे देश की अखंडता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक चुनौती थी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसके कारण उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और जो हैदराबाद था उन्होंने उसको ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई की थी, उसके तहत भारत में शामिल किया और जूनागढ़ में जनमत संग्रह किया था, जिसमें 90% लोगों ने समर्थन दिया था भारत में शामिल होने के लिए। और जो कश्मीर था उसको एक ट्रीटी हुई थी 26 अक्टूबर को, तो उसके तहत भारत में विलय किया गया था। और 3 विषय जो थे, रक्षा, विदेश मामले और संचार, तो ये भारत के अधीन आ गए थे। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सूचना प्रौद्योगिकी। अब सूचना प्रौद्योगिकी क्यों है? क्योंकि आज का जो टाइम है भूमंडलीकरण का दौर है, और जो इसमें हमारे जितने भी तेज़ी से उभरते उद्योग हैं, तो जिसमें सबसे जो मेन है वो है सूचना प्रौद्योगिकी। और सूचना प्रौद्योगिकी में मोबाइल, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी जो हमारे उद्योग आते हैं तो वो इसमें शामिल होते हैं। और अगर हम अग्रणी जो सनराइज उद्योग है उसमें सबसे अग्रणी देश जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका का सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो बेंगलुरु है वो अभी जो हमारा सनराइज इंडस्ट्री है उसका अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु इज़ दी ऑथर ऑफ दी बुक ऑफ मुद्रा राक्षस? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विशाखदत्त। और अब जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, हम सभी को पता ही है। और अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं वो हर्षचरित और कादंबरी है। और अगर हम कालिदास के बारे में बात करें तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोट जफरनामा? तो जो जफरनामा लिखा है वो लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने, और जो ये जफरनामा है वो फारसी भाषा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? विच कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड। अब मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि हाँ कैसे, मतलब विश्व तो एक ही है तो चार विश्व कैसे हो सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके आधार पर जो देश है, जो विश्व है, उनको कैटेगराइज किया गया है और पूरा जो वर्ल्ड है उनको अलग अलग विश्व में माना जाता है। जब जो शीत युद्ध हुआ था, तो शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था कि विश्व के जो देश हैं उनको अलग अलग वर्ल्ड में कैटेगराइज किया गया है। जो प्रथम जो विश्व है उसको हम जो पूंजीवादी देश हैं, जिसका मेन जो हम लीडर कह सकते हैं वो अमेरिका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम विश्व। और अगर हम सेकंड विश्व की बात करें, दूसरा विश्व, तो वो सोवियत संघ हो गया। मैं इसको आपको मैप के ऊपर दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम इनको मैप के बेस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये जो मैप है ये वर्ल्ड का मैप है और मैं जो बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसे देश हैं जो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि एक पूंजीवादी देश, जो पूंजीवाद को प्रथम विश्व हो गया। और जो सेकंड हम यूएसएसआर की बात करते हैं, अभी तो रशिया है, तो ये वाला आ गया हमारा रशिया। और जो इसमें से थोड़े बहुत देश हैं जो इसका समर्थन करते हैं, तो ये सेकंड विश्व आ गया। और अगर हम थर्ड विश्व की बात करें तो थर्ड विश्व में वो देश आते हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया है, जिसमें हम इंडिया को मेन मानते हैं। और इसमें से और भी बहुत सारे बीच में से विश्व में से देश हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपना समर्थन दिया है, वो किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं। और अगर हम फोर्थ वर्ल्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ल्ड जो आता है वो हमारा आता है अफ्रीका के जो बहुत सारे देश हैं, और ये खाड़ी देश हो गए यहाँ के, और यहाँ के देश हो गए दक्षिण अमेरिका के, लैटिन अमेरिकी देश। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से हमने देखा और इसका आपको समझ भी आ गई होगी। तो हम यहाँ पर थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तेल उत्पादक देश। जो फोर्थ वर्ल्ड है वो कौन से हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द 49th पैरेलल लाइन लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कनाडा और अमेरिका। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जर्मनी और फ्रांस, तो जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो समांतर रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मेजिनॉट रेखा। और इसके बाद जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो समांतर रेखा है उसको बोलते हैं हम 38वीं अक्षांश रेखा। तो इस तरीके से ये हो गया। और अगर हम भारत के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भारत के बीच में से कौन कौन से देश हैं, उनके बीच में कौन कौन सी बाउंड्री है। तो अगर हम भारत और चीन के बीच में बात करें तो वो मैकमोहन रेखा है। और अगर डुरंट रेखा जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? अब हम सभी को पता है कि कोई भी जो एक व्यवस्था होती है उसका विघटन हो सकता है, खासकर जो हमारा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो भारत में भी जो हमारी लोकसभा होती है उसका विघटन होता है। उसी तरीके से हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत जो पंचायत है वो विघटित हो सकती है। अगर विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंदर जो है वो इसका हमें क्या करना पड़ता है? दोबारा से चुनाव करना पड़ता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड टू। तो इसका तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज दी
लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा विच माउंटेन रेंजेस सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यूराल पर्वत श्रृंखला। अब इसको हम थोड़ा सा मैप पर देखते हैं, मैप पर देख लेते हैं कि वर्ल्ड के ऊपर कहाँ पर है ये लोकेटेड। और आप सभी लोगों को ये मैं सजेस्ट करता रहता हूँ कि थोड़ा सा जो एटलस है, एटलस को देख लीजिए। मार्केट से आप एटलस ले सकते हो और उसके ऊपर थोड़ा सा आप जो कंट्रीज़ है, यो जो हमारे कॉन्टिनेंट है, या जो हमारे महासागर हैं, या जो हमारी जल संधियाँ होती है, तो इनको आप ज़रूर से देख लीजिए। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम अभी के जो ट्रेंड है वहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम यूराल पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो ये है, ये एशिया है और ये यूरोप है। तो इसको जो है ये क्या करता है, सेपरेट करता है, दोनों को अलग करता है। तो ये यूराल पर्वत श्रृंखला होगी एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्मल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मतलब शामिल किए गए हैं थोड़े से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रुचिरा कंबोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? Where was the Quad second summit held on May 2022? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टोक्यो में। और टोक्यो जो है वो जापान में है। और अगर मैं बात करूं जो क्वाड है, क्वाड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वाड एक जो 4 देश हैं जिसमें से अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत है। तो इनका एक क्या है, एक ग्रुप है। और अगर हम बात क्वाड की शुरुआत की करें तो इसकी शुरुआत जो हुई है ऑफिशियली 2017 में हुई है। बट इसकी अगर हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन जो है वो 2004 से शुरू हुई है। और मैं थोड़ा सा आपको जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में तो आपको पता ही है। बट यूएसए के जो राष्ट्रपति जो हैं वो जो बाइडन हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम जो है वो है एंथनी अल्बनीज़। और जो जापान के प्रधानमंत्री है उनका नाम है फूमियो किशिदा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? अब ये 2022 वाला है बट अभी 2023 में भी हो चुका है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यजुवेंद्र चहल है। इनको पर्पल कैप मिला था। और अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में मोहम्मद शमी को मिला है। और अगर हम ऑरेंज कैप की बात करें तो जो ऑरेंज कैप है वो मिला है शुभमन गिल को। और अगर हम जो विजेता इस बार 2023 में जिन्होंने आईपीएल का खिताब जीता है तो वो हो गया चेन्नई सुपर किंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली? तो अभी हाल ही में पिछले साल ही सत्ता परिवर्तन हुआ था और एकनाथ शिंदे जो हैं वो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? तो ये भी अपडेट हो चुका है क्वेश्चन। और अगर हम 2022 की बात करें तो जो भारत का रैंक था वो 136 था। और अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 में अभी जो रैंक है भारत की 2023 में 125 रैंक है अभी, ठीक है।
तो ये हो गया। और अगर मैं आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है उसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, तो इसको आप याद रख लीजिए। और थोड़े से दुख की बात यह है कि जितने भी हमारे इंडेक्सेस होते हैं विश्व के स्तर पर जितने भी जारी किए जाते हैं, तो भारत की जो रैंक है वो कहीं ना कहीं पीछे रहती है। और इसके पीछे जो जेन्यून कारण होंगे वो भी हो सकते हैं। बट अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत खुशहाली में नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका से पीछे है। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अब रियल में हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, और हम कह सकते हैं कि शायद हम इतने खुशहाल नहीं हैं तभी हमारा रैंक अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दूध ऑक्सैलिक अम्ल, मिल्क ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जीनोन। ठीक है, तो आज हमने लगभग 20 से प्लस क्वेश्चन किए, और आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें मैंने जो इंडेक्सेस हैं या जो करंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपडेट भी किया है। आई होप कि अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करिए। धन्यवाद।